नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में है और बयान यह है कि रेप का जो दोषी हो उसके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। रेप जैसे अपराध की सजा दोषी को कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और किसी भी निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर रेप की सजा अपराधी के साथ साथ उसके माता पिता को मिलने लगे तो ये कितना सही होगा। अपराधी के माता पिता को सजा देने की बात कही गई है बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि रेप करने वालों को तो सजा मिल ही जाती है, लेकिन रेप करने वाले आरोपियों के माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को बिगाड़ने और बेहतर बनाने में माता पिता का योगदान होता है। अच्छे कदम करने वाले बच्चों को उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक इसी तरह अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए कम से कम माता पिता को 2-3 साल की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी कानून बना ही दूंगा। आकाश विजयवर्गीय के इस बयान को कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने बचकाना बताया। शुक्ला ने कहा कि आकाश ने भी निगम के अफसरों पर बल्ला चलाया था। क्या इसके लिए उनके माता पिता को दोषी माना जाए? रेप पर माता पिता को सजा और कानून बनाने की बात वो आकाश विजयवर्गीय कर रहे हैं जो खुद बल्ले मार के नाम से फेमस हुए थे। अगर आपको उनका ये अपराध याद नहीं है तो हम आपको याद दिला देते हैं। दरअसल 2019 में उन्होंने जर्जर मकान गिराने पहुंचे नगर निगम के एक अफसर को बल्ले से पीटा था। अधिकारी ने इसकी शिकायत भी की थी, मगर बाद में शिकायत करने वाले अधिकारी ने अपना बयान बदल दिया था। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि बल्ला किसने मारा। हालांकि अगर आप इस घटना का वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि बल्ला चलाने वाला आखिर था कौन। ऐसे में जब आकाश विजयवर्गीय खुद अपराध कर रहे हो तो उन्हें सजा देने वाली बातें कहना शोभा नहीं देता। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनाना चाहता। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सफल इंसान बने। अगर बच्चा अपराध करता है तो उसके माता पिता को सजा देना कैसे जायज है? माता पिता अपने बच्चों को खराब परवरिश देने की कोशिश नहीं करते हैं और नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे कोई अपराध करें और सबका नाम बदनाम करें। ऐसे में आकाश विजयवर्गीय का ये बयान बिल्कुल ही बचकाना है। जब कोई चुनाव लड़ता है और चुनावी हलफनामा दाखिल करता है तब संपत्ति का सारा ब्यौरा खुलकर सामने आ जाता है और ऐसा ही हुआ है गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में रिवाबा जडेजा के साथ, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि आप भी चौंक जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट के मैदान में नाम कमाने वाले रविंद्र जडेजा की पत्नी गुजरात के चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनावी हलफनामा दाखिल करते हुए रिवाबा जडेजा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिवाबा के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। यानी कि रिवाबा जडेजा के नाम पर ना ही कोई फ्लैट है और ना ही कोई घर, जबकि उनकी कुल चल संपत्ति 62,35,000 है। 4,70,000 रुपए के नगद, 80 लाख का सोना, 8 लाख की चांदी, 14,80,000 की ज्वेलरी। रिवाबा जडेजा ने हलफनामा देने के दौरान अपने पति रविंद्र जडेजा की संपत्ति का भी जिक्र किया। रविंद्र जडेजा के पास 37 करोड़ 43 लाख की चल संपत्ति और 33 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति है, जिसमें जामनगर के कुबेर एवेन्यू में 1 करोड़ 83 लाख का फ्लैट, राजकोट में 2 करोड़ 50 लाख की दुकान, नाना मौवा में 2 करोड़ की 2 दुकानें, पंचवटी में 30 लाख रुपए का एक फ्लैट, जय हिंद पैलेस में 5 करोड़ रुपए का घर, क्रिस्टल मॉल के पीछे 40 लाख रुपए का फ्लैट, वर्धमान नगर में 30 लाख रुपए का घर, अहमदाबाद के शीलज में 82 लाख रुपए का फ्लैट।
इतना ही नहीं, हलफनामे में कहा गया कि रिवाबा जडेजा के पास भले ही कोई कार ना हो, लेकिन उनके पति रविंद्र जडेजा के पास 3 लग्जरी कारें हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया है। गुजरात में इस बार 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 1 दिसंबर को, जबकि दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि एक कारोबारी के लिए मुनाफे से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी ने एक ऐसी बात कह दी है जो आज के युवाओं को एक सबक देती है। और सबक क्या है कि आप 4G या 5G के चक्कर में मत रहिए, माताजी और पिताजी को भी देखिए। 4G और 5G के ज़माने में क्या आपने किसी और जी के बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने युवाओं को नए जी के बारे में बताया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 5G के बाद कौन सा जी मार्केट में आ गया है। दरअसल 4G और 5G की तरफ भाग रहे देश के युवाओं को मुकेश अंबानी ने एक नई सलाह दी है। मुकेश अंबानी ने छात्रों को सलाह दी कि 4G और 5G के युग में माताजी और पिताजी से बड़ा कोई भी जी नहीं है। उन्होंने छात्रों से कहा कि उन संघर्षों और बलिदानों को कभी मत भूलना जो आपके माता और पिता ने आपके लिए किया है। Every youngster is excited about 4G and now 5G. But there is no G in this world that is greater than Mataji and Pitaji. They were and are and will always remain your most dependable pillars of strength and support. गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में मुकेश अंबानी ने न सिर्फ युवाओं को सलाह दी, बल्कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन की भी जमकर तारीफ की। मुकेश अंबानी ने कहा कि एन चंद्रशेखरन ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की कुछ सालों में शानदार वृद्धि की पटकथा लिखी है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से बढ़कर $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। साथ ही डिजिटल रिवॉल्यूशन और ग्रीन एनर्जी से भी लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत दुनिया में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में लीडर बन सकता है। सफलता हासिल करने के लिए मुकेश अंबानी ने थिंक बिग, थिंक ग्रीन और थिंक डिजिटल जैसे 3 मंत्र भी दिए। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि अब एक नई तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बयान यह है कि हम पीओके पर कभी भी स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, बस हमें तो इंतजार है सरकार का। सरकार जिस दिन इशारा कर देगी हम उस दिन कूच कर देंगे। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. भारतीय सेना तैयार है, हमें तो बस सरकार के आदेश का इंतजार है। हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये बयान भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हैं। आज से ठीक एक दिन पहले पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता का भी इसी तरह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमें 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। एक के बाद एक भारतीय सेना के बड़े अफसरों का यह बयान कहीं कोई बड़ा संकेत तो नहीं दे रहा है? कहीं भारत पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेने वाला है? पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय सेना अब कश्मीर के मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाली है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय सेना को एक बेहतर केंद्रीय नेतृत्व मिला, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखा दिया। लेकिन इस बार तैयारी बड़ी है, सेना के हौसले बुलंद हैं और सेना की तरफ से हर तरह की तैयारियां पुख्ता है। इंतजार है तो बस सरकार के सिग्नल का। 21 नवंबर को दिए अपने एक बयान में पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता ने भी कुछ इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वोत्तर सीमा हो, उत्तरी सीमा हो या फिर पश्चिमी सीमा, हमारी सेना हर तरह की इमरजेंसी और चुनौतियों से निपटने को तैयार है। हम भारतवासियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि भारतीय सेना हर कीमत पर देश की अखंडता को बनाए रखेगी। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब सेना लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देश में घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को सीमा सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया।
ऐसे में देखना होगा कि जैसे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सबको चौंका दिया था, अब पीओके में सेना कौन सा बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। बिल गेट्स को भला कौन नहीं जानता। दुनिया के चंद अमीरों में से एक बिल गेट्स ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की और वो पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें एक बड़ा खुलासा करते हुए बिल गेट्स कहते हैं कि उन्होंने गटर का पानी पिया है। आखिर क्यों बिल गेट्स को गटर का पानी पीना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको हंसी जरूर आएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा खुद बिल गेट्स ने कहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में से एक बिल गेट्स ने अपने जीवन में गटर का पानी पीने के साथ कई ऐसे काम भी किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बिल गेट्स के उन्हीं कारनामों के बारे में बताने वाले हैं। बता दें कि वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर बिल गेट्स ने खुद लिंक्डइन पर एक पोस्ट जारी की। इस पोस्ट में उन्होंने अपने अतरंगी कारनामों के बारे में खुलासा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैंने बीते वर्षों में कई अजीब काम किए हैं। इनमें से एक ये है कि मैंने अमेरिकन कॉमेडियन जिमी फॉलन के साथ गटर का पानी पिया है और टॉयलेट की बदबू को सूंघा है और शीशे के जार में मानव मल को लेकर एक बार स्टेज भी साझा किया है। वैसे बिल गेट्स की इस बात पर हंसी आना लाजमी है, क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा रईस शख्स ऐसा कर सकता है, किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बात सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार बिल गेट्स ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। बिल गेट्स ने न सिर्फ अपनी ऐसी अजीबोगरीब हरकत को स्वीकारा है, बल्कि उन्होंने अपनी पोस्ट में इसके पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, मेरी इन हरकतों पर कुछ लोगों को हंसी आ सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा लोगों का उस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना था जो करीब 3.6 अरब लोगों को सीधे प्रभावित करती है। वो समस्या है स्वच्छता की खराब स्थिति। साथ ही बिल गेट्स ने अपने पोस्ट में दुनिया भर में बीमारियों को रोकने के लिए बनाए गए समाधान के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी धन्यवाद किया। बहरहाल बिल गेट्स का ये कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और उनका ये कन्फेशन तेजी से वायरल भी हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार किम जोंग उन के उन तमाम विवादित बयानों का बचाव करने के लिए उनकी बहनें सामने आ गई हैं और उन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क की तुलना कर दी है एक कुत्ते से। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का अक्खड़ स्वभाव किसी से छिपा नहीं है और अब लगता है कि किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का मन बना लिया है। बता दें कि फिलहाल किम जोंग नॉर्थ कोरिया में मिसाइल परीक्षण को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके चलते यूएन में अब तक 2 बैठकों का आयोजन हो चुका है। अब किम जोंग की बहन ने अपने भाई के खिलाफ हो रही इन बैठकों पर भड़ास निकाली है। इतना ही नहीं, यो जोंग ने अमेरिका को कुत्ता तक कह दिया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर भारत और अमेरिका समेत 16 देशों ने यूएन में कड़ी निंदा जताई थी, जिसके बाद तानाशाह किम जोंग के कानों पर तो जूं तक नहीं लेंगी, लेकिन बचाव में उनकी बहन अपने तीखे बयानों के साथ सामने आई हैं। किम जोंग की बहन ने यूएन के साथ अमेरिका पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया जब खतरनाक सैन्य अभ्यास करता है तो उस समय यूएनएससी अपनी आंखें मूंद लेता है। ये रवैया दोहरी मानसिकता को दर्शाता है और अमेरिका तो डर के मारे भौंकने वाला कुत्ता है। अमेरिका कोरिया विरोधी कामों को जितना ज्यादा बढ़ावा देगा, उसे और ज्यादा घातक सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ेगा। साथ ही किम यो जोंग ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो नॉर्थ कोरिया को एक नए संकट की ओर धकेल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से सबसे बड़े जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। किम यो जोंग के ऐसे बयान के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया के लिए किम जोंग के जैसा ही एक और तानाशाह तैयार हो रहा है। साल 1987 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इमरान खान के नेतृत्व में हिंदुस्तान आई थी और यहां पर उनका सम्मान हुआ और सीसीआई ने उनको एक गोल्ड मेडल दिया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उन्होंने उस गोल्ड मेडल को बेच दिया है। एक
जमाना था जब भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आपस में काफी क्रिकेट खेलती थी। पाकिस्तान की टीम को भारत में प्यार मिलता था, वहीं भारत की टीम को भी पाकिस्तान में उतना ही प्यार दिया जाता था। कुल मिलाकर दोनों देश आपस की क्रिकेट को सेलिब्रेट करते थे। इस दौरान खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मान भी दिया जाता था। लेकिन हाल फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों का असर दोनों देशों की क्रिकेट टीम पर भी पड़ा है। आईसीसी ट्रॉफी के अलावा अब दोनों देश कहां ही आमने सामने होते हैं। खैर, बात 1987 की है। पाकिस्तान की टीम भारत आई थी और मुंबई में खेले गए एक मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सम्मान के तौर पर गोल्ड मेडल दिया गया था। इस मैच में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी खेले थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इमरान खान ने भारत की तरफ से मिले इस मेडल को बेच दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने देश के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत से मिले इस गोल्ड मेडल को चंद रुपयों के लिए बेच दिया। बता दें कि जिस मैच में इमरान खान को यह मेडल दिया गया था वो दोनों देशों के अलावा भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए भी कुछ खास था। दरअसल 1987 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। सीरीज से पहले 20 जनवरी 1987 को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के 50 साल पूरे हुए थे और इस मौके पर मुंबई के ब्रेबर्न स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्जीबिशन मैच रखा गया। मुकाबला 40-40 ओवरों का था। इसी मैच में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। इस मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के अब्दुल कादिर चोटिल हो गए और उनकी जगह सचिन तेंदुलकर को सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर उतारा गया था। सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया था। उस समय सचिन मात्र 14 साल के थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान पर यह आरोप लगाया कि चंद रुपयों के लिए उन्होंने ये मेडल बेच दिया। अब तक हालांकि इमरान खान ने इस मुद्दे पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। हालांकि उन पर पहले भी विदेशी दौरों पर कई महंगे तोहफों को बेचने का आरोप लग चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि तमाम तरीके की विसंगतियों और सवालों से अक्सर घिरा रहता है, वहीं के क्रिकेटर सलमान बट ने एक सवाल अब बीसीसीआई पर उठा दिया। उनका यह कहना है कि विश्व कप हारने के बाद जिस तरीके से विराट कोहली को हटाया गया, क्या आपने फिर विश्व कप जीत लिया? रिपोर्ट देखिए। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन वहां इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी। बार बार टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटता जा रहा है। हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है और इसी बीच अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने भी बीसीसीआई पर निशाना साधा है। सलमान बट ने बीसीसीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले साल वर्ल्ड कप हारने पर विराट कोहली को बिना किसी कारण कप्तानी से हटा दिया गया था। आखिर कितने कप्तानों ने अपने करियर में आईसीसी ट्रॉफी जीती है और अब क्या जीत ली ट्रॉफी? पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जब बीसीसीआई ने कोहली को हटाया तब कोई कारण नहीं बताया गया। आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतना ही एक मुख्य बिंदु था, लेकिन कितने कप्तान आईसीसी ट्रॉफी जीत पाते हैं? सलमान बट ने आगे कहा कि विराट कोहली एक शानदार कप्तान थे। टीम के हारने का सिर्फ वही कारण नहीं थे। आप हर बार जीत नहीं सकते। वर्ल्ड कप लगातार हो रहे हैं और ये फॉर्मेट भी इतना आसान नहीं है। जाहिर है कि टीम इंडिया इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने पहुंची थी। ये पहली बार था जब रोहित शर्मा ने किसी भी आईसीसी इवेंट में टीम इंडिया की कप्तानी की हो, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हर किसी ने टीम इंडिया के T20 खेलने के तरीके में बदलाव की मांग की। बीसीसीआई ने भी इस हार को सख्ती से लिया और चयनकर्ताओं की पूरी समिति को बर्खास्त कर दिया। बीसीसीआई को अब नए चयनकर्ताओं की तलाश है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में सर्दियों में चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए एलएसी पर भारत भी बड़ी तैयारी कर रहा है। एलएसी के अधिकतर इलाकों में सर्दियों में बर्फ होती है और इसी का फायदा उठाते हुए चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। लेकिन इस बार चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। चीन से लगी सीमाओं पर भारत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। साल 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत ने एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ साजो सामान में भी बड़ा इजाफा किया था। हालांकि एलएसी के हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भयंकर ठंड और चारों तरफ बर्फ होने की वजह से खतरा सबसे ज्यादा होता है। मौसम का फायदा उठाते हुए चीन भारतीय सीमाओं के अंदर घुसपैठ की कोशिश और जासूसी के अलग अलग पैंतरे अपनाता है।
हाल ही में जानकारी दी गई थी कि भारतीय सेना सर्दियों को देखते हुए लद्दाख के LAC क्षेत्र में 50,000 और जवानों की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही सेना की ओर से की जा रही तैयारियों में 18,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों के रहने के लिए मजबूत और सुविधाजनक आश्रय बनाए जा रहे हैं, जिसमें रिजर्व सैनिक भी ठहराए जाएंगे। इसके साथ ही टैंक, तोपों और अन्य हथियारों को रखने के लिए भी बेहतर जगह बनाई जा रही है। सेना गोला बारूद रखने के लिए जमीन के नीचे की जगह बना रही है, जहां वायुसेना के लिए एयरफील्ड, सैनिकों के लिए पक्की और नई सड़कें, पुल और सुरंगें भी बनाई जा रही है, ताकि इस दूरस्थ इलाके तक आसानी से पहुंचा जा सके। भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर सेना की तरफ से ये भी बताया गया है कि लद्दाख के ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में रह रहे जवानों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था के मद्देनजर छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं। सेना का कहना है कि इन तालाबों में भरा पानी ऊपर की ओर तो सर्दियों में जम जाता है, लेकिन नीचे की ओर से तरल रहता है। ऐसे में जवानों को पीने के पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। एक अफसर के अनुसार सेना की ओर से सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, ऐसे इंतजाम अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर सेना के द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें कि चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। दोनों देशों के बीच ये सीमा 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1340 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें आइए एक बार फिर लिए चलते हैं डिजिटल बुलेटिन के सफर पर। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। और बयान यह है कि रेप का जो दोषी हो उसके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। रेप जैसे अपराध की सजा दोषी को कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और किसी भी निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर रेप की सजा अपराधी के साथ साथ उसके माता पिता को मिलने लगे तो ये कितना सही होगा। अपराधी के माता पिता को सजा देने की बात कही गई है बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि रेप करने वालों को तो सजा मिल ही जाती है, लेकिन रेप करने वाले आरोपियों के माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को बिगाड़ने और बेहतर बनाने में माता पिता का योगदान होता है। अच्छे कदम करने वाले बच्चों को उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक इसी तरह अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए कम से कम माता पिता को 2-3 साल की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी कानून बना ही दूंगा। आकाश विजयवर्गीय के इस बयान को कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने बचकाना बताया। शुक्ला ने कहा कि आकाश ने भी निगम के अफसरों पर बल्ला चलाया था। क्या इसके लिए उनके माता पिता को दोषी माना जाए? रेप पर माता पिता को सजा और कानून बनाने की बात वो आकाश विजयवर्गीय कर रहे हैं जो खुद बल्ले मार के नाम से फेमस हुए थे। अगर आपको उनका ये अपराध याद नहीं है तो हम आपको याद दिला देते हैं। दरअसल 2019 में उन्होंने जर्जर मकान गिराने पहुंचे नगर निगम के एक अफसर को बल्ले से पीटा था। अधिकारी ने इसकी शिकायत भी की थी, मगर बाद में शिकायत करने वाले अधिकारी ने अपना बयान बदल दिया था। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि बल्ला किसने मारा। हालांकि अगर आप इस घटना का वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि बल्ला चलाने वाला आखिर था कौन। ऐसे में जब आकाश विजयवर्गीय खुद अपराध कर रहे हो तो उन्हें सजा देने वाली बातें कहना शोभा नहीं देता। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनाना चाहता। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सफल इंसान बने। अगर बच्चा अपराध करता है तो उसके माता पिता को सजा देना कैसे जायज है? माता पिता अपने बच्चों को खराब परवरिश देने की कोशिश नहीं करते हैं और नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे कोई अपराध करें और सबका नाम बदनाम करें। ऐसे में आकाश विजयवर्गीय का ये बयान बिल्कुल ही बचकाना है। जब कोई चुनाव लड़ता है और चुनावी हलफनामा दाखिल करता है तब संपत्ति का सारा ब्यौरा खुलकर सामने आ जाता है। और ऐसा ही हुआ है गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में रिवाबा जडेजा के साथ, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। और कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि आप भी चौंक जाएंगे।
क्रिकेट के मैदान में नाम कमाने वाले रविंद्र जडेजा की पत्नी गुजरात के चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनावी हलफनामा दाखिल करते हुए रिवाबा जडेजा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिवाबा के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, यानी कि रिवाबा जडेजा के नाम पर ना ही कोई फ्लैट है और ना ही कोई घर, जबकि उनकी कुल चल संपत्ति 62,35,000 है। 4,70,000 रुपए के नगद, 80 लाख का सोना, 8 लाख की चांदी, 14,80,000 की ज्वेलरी। रिवाबा जडेजा ने हलफनामा देने के दौरान अपने पति रविंद्र जडेजा की संपत्ति का भी जिक्र किया। रविंद्र जडेजा के पास 37 करोड़ 43 लाख की चल संपत्ति और 33 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति है, जिसमें जामनगर के कुबेर एवेन्यू में 1 करोड़ 83 लाख का फ्लैट, राजकोट में 2 करोड़ 50 लाख की दुकान, नाना मौवा में 2 करोड़ की 2 दुकानें, पंचवटी में 30 लाख रुपए का एक फ्लैट, जय हिंद पैलेस में 5 करोड़ रुपए का घर, क्रिस्टल मॉल के पीछे 40 लाख रुपए का फ्लैट, वर्धमान नगर में 30 लाख रुपए का घर, अहमदाबाद के शीलज में 82 लाख रुपए का फ्लैट। इतना ही नहीं, हलफनामे में कहा गया कि रिवाबा जडेजा के पास भले ही कोई कार ना हो, लेकिन उनके पति रविंद्र जडेजा के पास 3 लग्जरी कारें हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया है। गुजरात में इस बार 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 1 दिसंबर को, जबकि दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि एक कारोबारी के लिए मुनाफे से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी ने एक ऐसी बात कह दी है जो आज के युवाओं को एक सबक देती है। और सबक क्या है कि आप 4G या 5G के चक्कर में मत रहिए, माताजी और पिताजी को भी देखिए। 4G और 5G के ज़माने में क्या आपने किसी और जी के बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने युवाओं को नए जी के बारे में बताया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 5G के बाद कौन सा जी मार्केट में आ गया है। दरअसल 4G और 5G की तरफ भाग रहे देश के युवाओं को मुकेश अंबानी ने एक नई सलाह दी है। मुकेश अंबानी ने छात्रों को सलाह दी कि 4G और 5G के युग में माताजी और पिताजी से बड़ा कोई भी जी नहीं है। उन्होंने छात्रों से कहा कि उन संघर्षों और बलिदानों को कभी मत भूलना जो आपके माता और पिता ने आपके लिए किया है। Every youngster is excited about 4G and now 5G, but there is no G in this world that is greater than Mataji and Pitaji. They were and are and will always remain your most dependable pillars of strength and support. गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में मुकेश अंबानी ने न सिर्फ युवाओं को सलाह दी, बल्कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन की भी जमकर तारीफ की। मुकेश अंबानी ने कहा कि एन चंद्रशेखरन ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की कुछ सालों में शानदार वृद्धि की पटकथा लिखी है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से बढ़कर $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। साथ ही डिजिटल रिवॉल्यूशन और ग्रीन एनर्जी से भी लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत दुनिया में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में लीडर बन सकता है। सफलता हासिल करने के लिए मुकेश अंबानी ने थिंक बिग, थिंक ग्रीन और थिंक डिजिटल जैसे 3 मंत्र भी दिए। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि अब एक नई तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बयान यह है कि हम पीओके पर कभी भी स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, बस हमें तो इंतजार है सरकार का। सरकार जिस दिन इशारा कर देगी, हम उस दिन कूच कर देंगे। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. भारतीय सेना तैयार है, हमें तो बस सरकार के आदेश का इंतजार है। हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये बयान भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हैं। आज से ठीक एक दिन पहले पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता का भी इसी तरह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमें 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। एक के बाद एक भारतीय सेना के बड़े अफसरों का यह बयान कहीं कोई बड़ा संकेत तो नहीं दे रहा है, कहीं भारत पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेने वाला है।
पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय सेना अब कश्मीर के मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाली है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय सेना को एक बेहतर केंद्रीय नेतृत्व मिला, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखा दिया। लेकिन इस बार तैयारी बड़ी है, सेना के हौसले बुलंद हैं और सेना की तरफ से हर तरह की तैयारियां पुख्ता है। इंतजार है तो बस सरकार के सिग्नल का। 21 नवंबर को दिए अपने एक बयान में पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने भी कुछ इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वोत्तर सीमा हो, उत्तरी सीमा हो या फिर पश्चिमी सीमा, हमारी सेना हर तरह की इमरजेंसी और चुनौतियों से निपटने को तैयार है। हम भारतवासियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि भारतीय सेना हर कीमत पर देश की अखंडता को बनाए रखेगी। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब सेना लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देश में घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को सीमा सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि जैसे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सबको चौंका दिया था, अब पीओके में सेना कौन सा बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। बिल गेट्स को भला कौन नहीं जानता। दुनिया के चंद अमीरों में से एक बिल गेट्स ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की और वो पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें एक बड़ा खुलासा करते हुए बिल गेट्स कहते हैं कि उन्होंने गटर का पानी पिया है। आखिर क्यों बिल गेट्स को गटर का पानी पीना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको हंसी जरूर आएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा खुद बिल गेट्स ने कहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में से एक बिल गेट्स ने अपने जीवन में गटर का पानी पीने के साथ कई ऐसे काम भी किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बिल गेट्स के उन्हीं कारनामों के बारे में बताने वाले हैं। बता दें कि वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर बिल गेट्स ने खुद लिंक्डइन पर एक पोस्ट जारी की। इस पोस्ट में उन्होंने अपने अतरंगी कारनामों के बारे में खुलासा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैंने बीते वर्षों में कई अजीब काम किए हैं। इनमें से एक ये है कि मैंने अमेरिकन कॉमेडियन जिमी फॉलन के साथ गटर का पानी पिया है और टॉयलेट की बदबू को सूंघा है और शीशे के जार में मानव मल को लेकर एक बार स्टेज भी साझा किया है। वैसे बिल गेट्स की इस बात पर हंसी आना लाजमी है, क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा रईस शख्स ऐसा कर सकता है, किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बात सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार बिल गेट्स ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। बिल गेट्स ने न सिर्फ अपनी ऐसी अजीबोगरीब हरकत को स्वीकारा है, बल्कि उन्होंने अपनी पोस्ट में इसके पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, मेरी इन हरकतों पर कुछ लोगों को हंसी आ सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा लोगों का उस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना था जो करीब 3.6 अरब लोगों को सीधे प्रभावित करती है। वो समस्या है स्वच्छता की खराब स्थिति। साथ ही बिल गेट्स ने अपने पोस्ट में दुनिया भर में बीमारियों को रोकने के लिए बनाए गए समाधान के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी धन्यवाद किया। बहरहाल बिल गेट्स का ये कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और उनका ये कन्फेशन तेजी से वायरल भी हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार किम जोंग उन के उन तमाम विवादित बयानों का बचाव करने के लिए उनकी बहनें सामने आ गई हैं और उन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क की तुलना कर दी है एक कुत्ते से। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का अक्खड़ स्वभाव किसी से छिपा नहीं है और अब लगता है कि किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का मन बना लिया है। बता दें कि फिलहाल किम जोंग नॉर्थ कोरिया में मिसाइल परीक्षण को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके चलते यूएन में अब तक 2 बैठकों का आयोजन हो चुका है। अब किम जोंग की बहन ने अपने भाई के खिलाफ हो रही इन बैठकों पर भड़ास निकाली है। इतना ही नहीं, यो जोंग ने अमेरिका को कुत्ता तक कह दिया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर भारत और अमेरिका समेत 16 देशों ने यूएन में कड़ी निंदा जताई थी, जिसके बाद तानाशाह किम जोंग के कानों पर तो जूं तक नहीं लेंगी, लेकिन बचाव में उनकी बहन अपने तीखे बयानों के साथ सामने आई हैं। किम जोंग की बहन ने यूएन के साथ अमेरिका पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया जब खतरनाक सैन्य अभ्यास करता है तो उस समय यूएनएससी अपनी आंखें मूंद लेता है। ये रवैया दोहरी मानसिकता को दर्शाता है और अमेरिका तो डर के मारे भौंकने वाला कुत्ता है। अमेरिका कोरिया विरोधी कामों को जितना ज्यादा बढ़ावा देगा,
उसे और ज्यादा घातक सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ेगा। साथ ही किम यो जोंग ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो नॉर्थ कोरिया को एक नए संकट की ओर धकेल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से सबसे बड़े जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। किम यो जोंग के ऐसे बयान के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया के लिए किम जोंग के जैसा ही एक और तानाशाह तैयार हो रहा है। साल 1987 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इमरान खान के नेतृत्व में हिंदुस्तान आई थी और यहां पर उनका सम्मान हुआ और सीसीआई ने उनको एक गोल्ड मेडल दिया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उन्होंने उस गोल्ड मेडल को बेच दिया है। एक जमाना था जब भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आपस में काफी क्रिकेट खेलती थी। पाकिस्तान की टीम को भारत में प्यार मिलता था, वहीं भारत की टीम को भी पाकिस्तान में उतना ही प्यार दिया जाता था। कुल मिलाकर दोनों देश आपस की क्रिकेट को सेलिब्रेट करते थे। इस दौरान खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मान भी दिया जाता था। लेकिन हाल फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों का असर दोनों देशों की क्रिकेट टीम पर भी पड़ा है। आईसीसी ट्रॉफी के अलावा अब दोनों देश कहां ही आमने सामने होते हैं। खैर, बात 1987 की है। पाकिस्तान की टीम भारत आई थी और मुंबई में खेले गए एक मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सम्मान के तौर पर गोल्ड मेडल दिया गया था। इस मैच में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी खेले थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इमरान खान ने भारत की तरफ से मिले इस मेडल को बेच दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने देश के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत से मिले इस गोल्ड मेडल को चंद रुपयों के लिए बेच दिया। बता दें कि जिस मैच में इमरान खान को यह मेडल दिया गया था वो दोनों देशों के अलावा भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए भी कुछ खास था। दरअसल 1987 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। सीरीज से पहले 20 जनवरी 1987 को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के 50 साल पूरे हुए थे और इस मौके पर मुंबई के ब्रेबर्न स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्जीबिशन मैच रखा गया। मुकाबला 40-40 ओवरों का था। इसी मैच में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। इस मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के अब्दुल कादिर चोटिल हो गए और उनकी जगह सचिन तेंदुलकर को सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर उतारा गया था। सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया था। उस समय सचिन मात्र 14 साल के थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान पर यह आरोप लगाया कि चंद रुपयों के लिए उन्होंने ये मेडल बेच दिया। अब तक हालांकि इमरान खान ने इस मुद्दे पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। हालांकि उन पर पहले भी विदेशी दौरों पर कई महंगे तोहफों को बेचने का आरोप लग चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि तमाम तरीके की विसंगतियों और सवालों से अक्सर घिरा रहता है, वहीं के क्रिकेटर सलमान बट ने एक सवाल अब बीसीसीआई पर उठा दिया। उनका यह कहना है कि विश्व कप हारने के बाद जिस तरीके से विराट कोहली को हटाया गया, क्या आपने फिर विश्व कप जीत लिया? रिपोर्ट देखिए। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन वहां इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी। बार बार टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटता जा रहा है। हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है और इसी बीच अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने भी बीसीसीआई पर निशाना साधा है। सलमान बट ने बीसीसीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले साल वर्ल्ड कप हारने पर विराट कोहली को बिना किसी कारण कप्तानी से हटा दिया गया था। आखिर कितने कप्तानों ने अपने करियर में आईसीसी ट्रॉफी जीती है और अब क्या जीत ली ट्रॉफी? पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जब बीसीसीआई ने कोहली को हटाया तब कोई कारण नहीं बताया गया। आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतना ही एक मुख्य बिंदु था, लेकिन कितने कप्तान आईसीसी ट्रॉफी जीत पाते हैं? सलमान बट ने आगे कहा कि विराट कोहली एक शानदार कप्तान थे। टीम के हारने का सिर्फ वही कारण नहीं थे। आप हर बार जीत नहीं सकते। वर्ल्ड कप लगातार हो रहे हैं और ये फॉर्मेट भी इतना आसान नहीं है। जाहिर है कि टीम इंडिया इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने पहुंची थी। ये पहली बार था जब रोहित शर्मा ने किसी भी आईसीसी इवेंट में टीम इंडिया की कप्तानी की हो, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हर किसी ने टीम इंडिया के T20 खेलने के तरीके में बदलाव की मांग की। बीसीसीआई ने भी इस हार को सख्ती से लिया और चयनकर्ताओं की पूरी समिति को बर्खास्त कर दिया। बीसीसीआई को अब नए चयनकर्ताओं की तलाश है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में सर्दियों में चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए एलएसी पर
भारत भी बड़ी तैयारी कर रहा है। एलएसी के अधिकतर इलाकों में सर्दियों में बर्फ होती है और इसी का फायदा उठाते हुए चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। लेकिन इस बार चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। चीन से लगी सीमाओं पर भारत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। साल 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत ने एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ साजो सामान में भी बड़ा इजाफा किया था। हालांकि एलएसी के हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भयंकर ठंड और चारों तरफ बर्फ होने की वजह से खतरा सबसे ज्यादा होता है। मौसम का फायदा उठाते हुए चीन भारतीय सीमाओं के अंदर घुसपैठ की कोशिश और जासूसी के अलग अलग पैंतरे अपनाता है। हाल ही में जानकारी दी गई थी कि भारतीय सेना सर्दियों को देखते हुए लद्दाख के एलएसी क्षेत्र में 50,000 और जवानों की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही सेना की ओर से की जा रही तैयारियों में 18,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों के रहने के लिए मजबूत और सुविधाजनक आश्रय बनाए जा रहे हैं, जिसमें रिजर्व सैनिक भी ठहराए जाएंगे। इसके साथ ही टैंक, तोपों और अन्य हथियारों को रखने के लिए भी बेहतर जगह बनाई जा रही है। सेना गोला बारूद रखने के लिए जमीन के नीचे की जगह बना रही है, जहां वायुसेना के लिए एयरफील्ड, सैनिकों के लिए पक्की और नई सड़कें, पुल और सुरंगें भी बनाई जा रही है, ताकि इस दूरस्थ इलाके तक आसानी से पहुंचा जा सके। भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर सेना की तरफ से ये भी बताया गया है कि लद्दाख के ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में रह रहे जवानों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था के मद्देनजर छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं। सेना का कहना है कि इन तालाबों में भरा पानी ऊपर की ओर तो सर्दियों में जम जाता है, लेकिन नीचे की ओर से तरल रहता है। ऐसे में जवानों को पीने के पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। एक अफसर के अनुसार सेना की ओर से सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, ऐसे इंतजाम अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर सेना के द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें कि चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। दोनों देशों के बीच ये सीमा 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1340 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।